अंधेरे और खौफ के उस लम्हे ने मेरी सांसों की तरतीब ही बदल दी थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैंने खुद को बचाने के लिए बेइख्तियार एक सख्त कदम उठाया था। किसी के बाजू पर अपने दांत गाड़ दिए थे। उसके बाद मेरा ज़हन जैसे सुन्न हो गया। होश संभाला तो दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, वो कौन था। मैं हर चेहरे को गौर से देखने लगी, हर हाथ को परखने लगी कि आखिर वो निशान किसके जिस्म पर होगा जिसने मेरी रात को जहन्नम बना दिया था। वो रात अब भी मेरी यादों में एक सियाह धब्बे की तरह जिंदा है। घर में सब लोग दिन भर की थकन के बाद गहरी नींद में डूबे हुए थे। मैं अपने कमरे में अकेली थी, नींद की तैयारी कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से मुझे बेरहमी से जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं चीखना चाहती थी मगर उसने मेरा मुंह इस तरह दबा रखा था कि आवाज मेरे गले में ही दम तोड़ गई। वो चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था मगर उसकी नीयत की सियाही साफ महसूस हो रही थी। वो मुझे बिस्तर की तरफ घसीटने लगा और मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसकी मज़ाहमत कर रही थी। मेरे हाथ पांव बेतरतीब हरकत कर रहे थे। दिल खौफ से धड़क रहा था और दिमाग बस एक ही बात कह रहा था, किसी तरह बच जाओ। इसी कश्मकश में एक लम्हा ऐसा आया जब उसकी गिरफ्त जरा सी ढीली पड़ी और मैंने मौका गनीमत जानकर उसके बाजू पर पूरी ताकत से काट लिया। वो अचानक तड़प उठा जैसे उसे इस हमले की तौखा ना हो। उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई और अगले ही लम्हे वो मुझे छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं वही फ्रेश पर गिर गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही और हर आहट मुझे दोबारा इसी खौफनाक लम्हे में ले जाती। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले चंद दिनों तक मैं खामोशी से सबको देखती रही, हर हरकत पर नजर रखती रही और फिर एक दिन जब वो शख्स मेरे सामने आया, उसके बाजू पर बंधा हुआ पट्टी का निशान मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। हकीकत मेरे सामने थी। वो कोई अजनबी नहीं था बल्कि वही था जिसे हम अपने घर का मुहाफिज समझते थे। इस लम्हे मेरे अंदर कुछ टूटने के बजाय जाग उठा। मैंने खामोश रहने के बजाय सच का सामना करने का फैसला किया। डर के साए से निकलकर मैंने अपनी आवाज को ताकत दी और उस राज को बेनकाब कर दिया जो अंधेरे में छुपा हुआ था। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि खौफ इंसान को कमजोर जरूर करता है मगर हिम्मत उसे दोबारा खड़ा भी कर सकती है। मेरी जिंदगी बेज़ाहिर एक पुरसुकून दरिया की तरह बह रही थी जिसमें किसी तूफान का गुमान तक नहीं था। मैं एक सादा सी लड़की थी, अपने घर, अपने ख्वाबों और अपने रिश्तों में खुश। हमारे घर में मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मेरे साथ मेरा कजिन सिराही रहता था। वो मेरे ताया का इकलौता बेटा था जिसने बचपन ही में अपने वालिदैन को एक हादसे में खो दिया था। मेरे वालिदैन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और मैंने हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह माना। वो भी मुझ पर बेहद शफकत करता था, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता था, इसलिए घर के हर फैसले में इसकी राय को अहमियत दी जाती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी शादी एक पढ़े लिखे, खुश इखलाक और बावकार लड़के शामिल से तय पा गई। वो न सिर्फ शक्ल सूरत में दिलकश था बल्कि इसकी बातों में भी एक अजीब सी मिठास थी जो दिल को छू जाती थी। मंगनी के 6 महीने मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं थे। हम घंटों बातें करते, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते और मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती कि मुझे ऐसा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला है। शादी का वक्त करीब आया तो घर खुशियों से जगमगा उठा। हर तरफ तैयारियों का शोर था, मेहमानों की आमद, हंसी मजाक और रंग बिरंगे कपड़ों की बिहार। इन सब के दरमियान सुराही हर काम में सबसे आगे था। मेहमानों की खातिर मदारत से लेकर छोटी छोटी तफसीलात तक वो हर चीज खुद संभाल रहा था। इसकी मेहनत देखकर अब्बू अक्सर फख्र से कहते कि अगर वो ना होता तो ये सब संभालना इनके बस की बात ना थी। घर में ये खुशगवार फिजा थी जैसे हर चीज अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो, मगर कभी कभी जिंदगी के सबसे रोशन लम्हों के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है जिसका अंदाजा इंसान को बहुत देर से होता है। शादी से एक रात पहले जब सब थकन से निठाल होकर सो चुके थे, वही खामोशी एक बार फिर
मेरे कमरे में उतर आई, मगर इस बार वो खामोशी किसी तूफान का पेश कीमा थी। जो कुछ उस रात हुआ, इसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। मैंने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर वो लम्हे मेरे लिए एक भयानक ख्वाब बन गए जिससे जागना मुमकिन नहीं था। अगली सुबह मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी, मगर मुझे अपना अक्स भी अजनबी लग रहा था। अंदर से जैसे सब कुछ टूट चुका था। खुशियों से सजा हुआ घर अब मुझे ये कैद खाने जैसा महसूस हो रहा था और हर चेहरा मुझे शक की निगाह से दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार मैंने खुद को बिखरने नहीं दिया। मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक इम्तिहान था, और मैंने ठान लिया कि मैं इस इम्तिहान में खुद को खोने के बजाय खुद को पहचानूंगी। इसी लम्हे से मेरी कहानी ने एक नया रुख लिया। ये कैसी लड़की की कहानी जो खौफ के अंधेरों से निकलकर अपनी हिम्मत की रोशनी बन गई। मैं एक अजीब कश्मकश में घिरी हुई थी। सच मेरे अंदर तूफानों की तरह मचल रहा था, मगर जबान तक लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मी की कमजोर सेहत मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। वो दिल की मरीजा थी और डॉक्टर पहले ही इन्हें हर किस्म की परेशानी से दूर रहने का मशवरा दे चुके थे। मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर की खुशियां मातम में बदल जाएं या अम्मी की हालत मजीद बिगड़ जाए। इसलिए मैंने अपने दिल का बोझ अपने ही अंदर दफन कर लिया। अगली सुबह जब रुमैसा मेरे कमरे में आई तो मेरी हालत देखकर चौंक गई। मेरे बिखरे हाल, सूजी हुई आंखें और जर्द चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था कि मैं रात भर सो नहीं सकी। वो फौरन मेरे पास बैठी और नरमी से पूछने लगी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बामुश्किल अपने आंसू रोके और जबरदस्ती हल्के से मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। मैंने बहाना बनाया कि बस शादी की थकन और घबराहट है। वो मुस्कुरा दी, मेरे माथे को प्यार से छुआ और बोली, थोड़ा आराम कर लो, वरना दुल्हन की रंगत खराब हो जाएगी और तुम्हारा होने वाला शौहर क्या सोचेगा। इसकी बात पर मैंने सर तो हिला दिया, मगर अंदर से मेरा दिल मुसलसल लरस रहा था। इस दिन के बाद मैंने एक अजीब सा खेल शुरू कर दिया। मेरी नजरें हर वक्त लोगों के हाथों का पीछा कर रही थी। मैं हर मर्द, हर रिश्तेदार, हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो निशान, मेरी दांतों का निशान जो उस रात मैंने अपनी हिफाजत में छोड़ा था। मैंने खुद को मसरूफ रखने के बहाने ढूंढ लिए, कभी चाय पेश करने का नाम पर, कभी पानी देने के बहाने। मैं सबके करीब जाती और चुपके से इनके हाथों और कलाइयों का जायजा लेती। गर्मी का मौसम था, इसलिए ज्यादातर लोगों की आस्तीनें चढ़ी हुई थी जो मेरे लिए यह काम आसान बना रही थी। मगर हर बार मेरा दिल जोर से धड़कता और हर बार उम्मीद टूट जाती। एक बार मैं चाय की ट्राई लेकर उस कमरे में गई जहां मेरे कजिन और कुछ मेहमान बैठे थे। मैंने ये केक को कप थमाया और नजर बचाकर इनके हाथों को गौर से देखती रही। अचानक एक हाथ पर सुर्खी का निशान नजर आया और मेरा दिल जैसे रुक सा गया। सांस थम गई, आंखें वही जम गई, मगर अगले ही लम्हे मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक मामूली खराश थी। मेरी उम्मीद एक बार फिर बिखर गई। मैंने तकरीबन सबके हाथ देख लिए थे, मगर कहीं भी वो गहरा निशान नजर नहीं आया जिसकी मैं तलाश में थी। ये बात मुझे मजीद बेचैन करने लगी। क्या वो शख्स अभी भी इसी घर में मौजूद था, या फिर वो किसी ऐसे चेहरे के पीछे छुपा था जिस पर मुझे कभी शक भी नहीं हो सकता था। इसी उलझन ने मेरे दिल में ये और खौफ पैदा कर दिया। शायद हकीकत इससे कहीं ज्यादा करीब है जितना मैं सोच भी नहीं सकती। मेरा जहन ये कैसे उलझे हुए जाल में फंस चुका था जहां हर सोच, हर ख्याल मुझे मजीद बेचैन कर रहा था। कभी लगता वो शख्स घर का ही कोई फर्क था, कभी ख्याल आता कि शायद कोई बाहर का आदमी अंदर आ गया हो, मगर दिल किसी एक बात पर ठहरता ही नहीं था। मैं हर लम्हा इसी वाकये को दोहराती, हर जाविये से सोचती, मगर कोई वाज़ा जवाब सामने नहीं आ रहा था। ये सब कुछ मेरे हौसले को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा था। इसी उलझन के आलम में दोपहर को शामिल अपने घर वालों के साथ कुछ रस्मी रसूमात के लिए हमारे घर आया। घर में एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया, मगर मेरे अंदर का सुकून कहीं खो चुका था। अब तो मैं इस हद तक शक में मुब्तला हो चुकी थी कि मेरे जहन ने शामिल को भी नहीं बख्शा। एक लम्हे के लिए यह खौफनाक ख्याल आया कि कहीं वही तो नहीं था, या इसके घर वालों में से कोई। ये सोच आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
और हाथ ठंडे पड़ गए। रस्म के दौरान जब सब लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे, मैं खामोशी से शामिल के करीब गई। वो बेखबर मुस्कुरा रहा था और मैं चुपके से इसके हाथों और कलाइयों को गौर से देखने लगी। मेरी नजरें इसके बाजुओं पर किसी निशान की तलाश में थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर जब मुझे वहां कोई जख्म, कोई खराश या मेरे दांतों का कोई निशान नजर न आया, तो मेरे अंदर जैसे ही एक बोझ हल्का हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों बाद सांस लेना याद आया हो। शामिल ने मेरी तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और आहिस्ता से पूछा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं चौंक गई और फौरन नजरें चुरा ली। हल्की सी मुस्कुराहट बनाकर मैंने बात टाल दी, नहीं बस थोड़ी थकन है और नींद भी पूरी नहीं हुई। वो मुतमईन हो गया, मगर मेरे दिल का तूफान अब भी थमा नहीं था, क्योंकि वो शख्स, वो साया अब भी कहीं ना कहीं मौजूद था। वक्त गुजरता गया और आखिरकार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन अब पहुंचा, मेरी शादी का दिन। मुझे शहर के एक बेहतरीन ब्यूटी पार्लर में दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा था। कीमती लिबास, नफीस जेवरात और खूबसूरत मेकअप ने मुझे आईने में एक नई ही लड़की बना दिया था। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो बेजाहिर में एक खुश नसीब दुल्हन लग रही थी, जिसके ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी आंखों में चमक के बजाय एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। दिल में खुशी के बजाय बेनाम सी घबराहट थी। मैं जितनी खूबसूरत नजर आ रही थी, उतनी ही अंदर से टूटी हुई थी। आईने में खड़ी वो लड़की मैं थी जरूर, मगर उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल की सच्चाई बयान नहीं कर रही थी। और मुझे यह एहसास शिद्दत से होने लगा था कि शायद मेरी कहानी का असल मोड़ अभी आना बाकी है। मेरे चेहरे पर दुल्हन की मुस्कुराहट सजी हुई थी, मगर दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ मुसलसल सर उठा रहा था। मेरी नजरें बार बार झुक जाती थी, जैसे मैं खुद से भी नजरें चुराना चाहती हूँ। कुछ ही देर बाद शामिर आकर मेरे पास बैठ गया। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से मेरी तरफ झुका और मोहब्बत भरे लहजे में मेरी तारीफ करने लगा। इसकी बातों में इतनी सच्चाई, इतना एहतराम था कि एक लम्हे को मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी उलझनें खत्म हो गई हों। वो कह रहा था, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन रही हो। इसकी आंखों में झलकती मोहब्बत ने मेरे दिल को छू लिया। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे शायद यही वो शख्स है जिसके साथ रहकर मैं अपने तमाम डर, वो रात का साया, सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ। जैसे वो मेरा मुहाफिज बन जाएगा और मैं इसके साये में महफूज हो जाऊंगी। मगर दिल के किसी कोने में वो खौफ अब भी जिंदा था। एक धुंधली सी परछाई जो हर खुशी के बीच आकर खड़ी हो जाती थी। मैं स्टेज पर बैठी हुई भी सुकून में नहीं थी। मेरी नजरें बार बार मजमुआ में घूमती रहती थी, खास तौर पर लोगों के हाथों और कलाइयों पर ठहर जाती थी। मैं उस हुजूम में भी इसे नामालूम शख्स को ढूंढ रही थी, जिसने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को एक डरावने खौफ में बदल दिया था। हर हंसी, हर खैखा, हर मुबारकबाद मुझे मसनूवी लग रही थी, जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ जहाँ सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, मगर हकीकत कुछ और है। वो साया, वो एहसास अब भी मेरे साथ था, यह खामोश ताक़ुब की तरह। इसी दौरान तकरीब के बाकायदा रस्मों का आगाज हो गया। फोटोग्राफर्स ने कैमरों की तेज रोशनियों से इस लम्हे को कैद करना शुरू कर दिया। खानदान के बड़े बुजुर्ग एक एक करके स्टेज की तरफ आने लगे। सबसे पहले मेरे बड़े मामू और मोमानी आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमें दुआएं दी और शामिर के गले में हाथ डाल दिया। मैं खामोश बैठी ये सब देख रही थी, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, कोई ऐसी हकीकत सामने आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मैं स्टेज पर बैठी ये खामोश तमाशाई बन चुकी थी। रस्मों की आवाजें, दुआओं की गूंज और लोगों की हंसी, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द था, मगर मेरा जहन कहीं और भटक रहा था। फुप्पू आगे बढ़ी, उन्होंने मुझे अपने करीब किया, मोहब्बत से दुआएं दी और फिर शामिर की तरफ रुख करके निहायत नरम मगर मानी खैज लहजे में बोली, बेटा ये हमारी आंखों का नूर है, इसे हमेशा खुश रखना, इसके दिल को कभी ठेस न पहुंचने देना। शामिर ने झुककर बड़े अदब से सर हिलाया, जैसे हर लफ्ज को संभाल कर अपने दिल में रख रहा हो। फिर मामू, खालू और बाकी रिश्तेदार बारी बारी स्टेज पर आने लगे। हर कोई दुआएं दे रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और इस खुशी के मौके को यादगार बनाने की कोशिश में मसरूफ था।
मैं भी बाहर से मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर एक मुसलसल बेचैनी सांस ले रही थी। मैंने लिफाफे पकड़ने, हाथ मिलाने और रस्मी अंदाज में शुक्रिया अदा करने के बहाने हर एक के हाथों को बगौर देखना शुरू कर दिया। मेरी नजरें कलाइयों पर रखती थी, उंगलियों पर ठहरती थी, मगर हर बार मुझे सिर्फ ये मायूसी ही हाथ लगती। एक एक करके सब मर्द स्टेज पर आए, किसी के हाथ पर कोई ऐसा निशान ना था जो मेरे दिल के सवाल का जवाब बन सकता। हर बार उम्मीद जागती और अगले ही लम्हे टूट जाती। मेरे अंदर जैसे एक थकन सी भरने लगी थी, जैसे मैं किसी ना खत्म होने वाली तलाश में भटक रही हूँ। इसी दौरान एक कजिन हंसते हुए शामिर के करीब आया और इसे छेड़ने लगा। भाई, अब तो तुम्हारी आजादी खत्म, अब तो हर बात बेगम से पूछकर करनी पड़ेगी। सब लोग हंस पड़े और शामिर ने भी मुस्कुराकर कोई हल्का फुल्का जवाब दिया। माहौल एक बार फिर खैखाकों से भर गया, मगर इस हंसी के शोर में भी मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, तेज, बेचैन और बेकाबू। और फिर अचानक मेरी नजर एक ऐसे हाथ पर जाकर ठहर गई जिसे मैं शायद देखना ही नहीं चाहती थी। वो आहिस्ता से स्टेज की तरफ बढ़ रहा था और इस पर बंधी हुई पट्टी ने मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ा दी। मेरा सांस जैसे रुक गया, क्योंकि इस बार मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म होने वाली है। स्टेज पर हंसी मजाक का सिलसिला जारी था। एक कजिन ने हंसते हुए शामिर को छेड़ा कि अब तो इसे सारी जिंदगी मेरी नखरे उठाने पड़ेंगे, जिस पर शामिर ने मुस्कुराकर बड़े एतमाद से कहा कि इसे यह हक खुशी से कबूल है, क्योंकि इसे मेरे नखरे पसंद है। सब लोग हंस रहे थे, माहौल खुशियों से भरा हुआ था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मैं बेज़ाहिर सबके साथ मुस्कुरा रही थी, मगर दिल के अंदर एक ना खत्म होने वाला दर्द और खौफ पल रहा था, जो हर गुजरते लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा था। मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को गौर से देखना शुरू किया। मेरी नजरें खास तौर पर लोगों के हाथों और कलाइयों पर मरकूज थी, जैसे वही मेरे तमाम सवालों का जवाब हो। मैं हर बार उम्मीद के साथ किसी निशान की तलाश करती, मगर हर बार मायूसी हाथ लगती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीद टूटने लगी और मैंने खुद को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि शायद वो शख्स कोई अजनबी था जो बाहर से आया, मौका देखकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और फिर अंधेरे में गायब हो गया। ये सोच मेरे दिल में एक अजीब सी बेबसी पैदा कर रही थी, जैसे मैं कभी इस सच तक नहीं पहुंच सकूंगी और ये राज हमेशा के लिए मेरे अंदर दफन हो जाएगा। इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि अचानक मेरी नजर हॉल के दाखिली दरवाजे पर पड़ी, जहां से ज़ुहैब अंदर दाखिल हो रहा था। वो हमेशा की तरह पुरएतमाद और नुमायां लग रहा था। इसने निहायत खूबसूरत शेरवानी पहन रखी थी और इसका अंदाज पुरकशिश था और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। घर के बड़े इसे फख्र से देख रहे थे और लड़कियां भी इसकी तरफ मुतवज्जा थी। अब्बा जान ने भी इसे देखकर फख्र से कहा कि इसने अकेले ही शादी की सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं और अगर वो ना होता तो ये सब मुमकिन न था। ज़ुहैब ने मोहब्बत से आगे बढ़कर इन्हें गले लगाया और बड़े एहतराम से कहा कि वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी बातों ने सबके दिल जीत लिए, यहाँ तक कि अम्मी की आंखें भी नम हो गईं और उन्होंने इसे दुआएं दी। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ा और मेरा दिल बिला वजह तेज धड़कने लगा। वो हमारे करीब आया, शामिर से गर्मजोशी से मिला, इसे गले लगाया और हंसते हुए मुबारकबाद दी कि आज इसने सबसे कीमती चीज हासिल कर ली है। सब लोग इसकी बात पर मुस्कुरा दिए, मगर इसी लम्हे मेरी नजर इसके हाथ पर जाकर ठहर गई। इसकी कलाई पर एक पट्टी बंधी हुई थी और इसके नीचे से झलकता हुआ निशान मेरे वजूद में सर्द लहर दौड़ा गया। वही निशान, वही गहराई जो मैंने उस रात अपने दफा में छोड़ा था। मेरी सांस रुक गई, दिल जैसे सीने में जम सा गया। इर्द गिर्द की आवाजें मध्यम पड़ गई और दुनिया एक लम्हे के लिए थम गई। अब मुझे किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। वो सच जिसे मैं ढूंढ रही थी मेरे सामने खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, अपना होने का दावा करता हुआ, मगर हकीकत में वही शख्स था जिसने मेरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल दिया था। मैं स्टेज पर बैठी थी, मेरा एक हाथ रस्मी तौर पर शामिर के हाथ में था और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान ज़ुहैब हमारे करीब आया और रस्मी के मुताबिक मुसाफिया करने के लिए इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इसके चेहरे पर वही मानूस से मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं उस लम्हे समझ नहीं पाई। जैसे ही इसने अपना हाथ आगे किया,
اس کی شیروانی کی آستین ذرا سی سرک گئی اور میری نظر بے اختیار اس کی کلائی پر جا ٹیری۔ وہاں بالکل واضح تازہ اور گہرا نشان موجود تھا۔ میری سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہی جگہ، وہی گہرائی، وہی دانتوں کے نشان جو میں نے اس رات اپنی پوری طاقت سے لگائے تھے۔ نشان نیلا اور سرخ ہو چکا تھا، جیسے ابھی ابھی زخم نے خود کو ظاہر کیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میرے کانوں میں ایک تیز سی آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی چیخ اندر ہی اندر پھنس گئی ہو۔ میرے قدموں تلے زمین جیسے سرک گئی اور میں ایک انجانے اندھیرے میں ڈوبنے لگی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، یقین اور انکار کے درمیان پھنسی ہوئی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا وہی شخص جسے میں نے ہمیشہ اپنا محافظ سمجھا، جس پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، وہی میری زندگی کا سب سے بڑا خوف بن چکا تھا؟ یہ خیال اتنا بھیانک، اتنا تلخ تھا کہ میرا ذہن اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ دل چیخ رہا تھا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مگر آنکھیں اس حقیقت کو صاف صاف دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میری پوری دنیا ایک جھوٹ تھی۔ رشتے، اعتماد، محبت، سب کچھ ایک پردہ تھا جس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر میری آنکھوں کے سامنے جو نشان تھا وہ کسی وہم یا غلط فہمی کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ایک زندہ کڑوی حقیقت تھی جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ میری نظریں اس کلائی پر جمی رہ گئی اور ایک لمحے میں جیسے وقت سست پڑ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور دماغ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک پچھلے کئی مہینوں کے مناظر، خاص طور پر وہ چند دن، ایک تیز رفتار فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ مجھے اس کی ہر بات، ہر انداز، ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب وہ حد سے زیادہ خیال رکھنے والا، حد سے زیادہ قریب، حد سے زیادہ موجود نظر آتا تھا۔ اس کی غیر ضروری توجہ، اس کا ہر وقت ارد گرد رہنا، ہر چھوٹی بڑی بات میں مداخلت کرنا، سب کچھ اب ایک نئی روشنی میں دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ سب اشارے جنہیں میں نے ہمیشہ محبت اور خلوص سمجھا، دراصل کسی اور ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میرا دماغ جیسے ایک ایک کڑی کو جوڑ رہا تھا اور ہر کڑی مجھے اسی نتیجے تک لے جا رہی تھی۔ وہ رات، وہ اندھیرا، وہ گرفت اور اب یہ نشان، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑ چکا تھا۔ میرے اندر ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، جیسے سچ نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میں چاہ کر بھی آنکھیں نہیں چرا سکتی تھی، کیونکہ اب حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی، بالکل واضح، بالکل بے رحم۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ صرف ایک رات نہیں، بلکہ میرا پورا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جسے میں اپنا سہارا سمجھتی تھی، وہی میری کمزوری بن گیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے سب کچھ میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ زہیب اکثر مجھے اکیلے میں ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، ایسی نظریں جن میں اپنائیت سے زیادہ کچھ اور چھپا ہوتا تھا، مگر میں نے ہمیشہ اسے بھائی کی محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ لمحے بھی یاد آنے لگے جب میرے لیے شامر کا رشتہ آیا تھا اور زہیب نے غیر معمولی شدت سے اس کی محافظت کی تھی۔ وہ بار بار ابا جان کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ رشتہ میرے لیے مناسب نہیں، کبھی خاندان کا فرق جتاتا، کبھی میرے مزاج کا بہانہ بناتا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ وہ صرف میرا بھلا چاہتا ہے، مگر آج ہر بات کا مطلب بدل چکا تھا۔ میرے ذہن میں وہ رات بھی واضح ہونے لگی جب اچانک بجلی گئی تھی۔ گھر کے مین سوئچ تک رسائی زہیب کے پاس تھی، کیونکہ شادی کی ساری لائٹنگ اور انتظامات وہی دیکھ رہا تھا۔ اسے گھر کے ہر کونے، ہر کمرے اور ہر وقت کا علم تھا کہ میں کہاں ہوں، کب اکیلی ہوں۔ جیسے جیسے یہ سب حقیقتیں ایک دوسرے سے جڑتی گئیں، میرے اندر ایک شدید گھٹن اور نفرت کی لہر اٹھنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں سے ایک جھوٹ میرے ارد گرد بنا گیا تھا اور آج اس کا پردہ چاک ہو گیا ہو۔ وہ کوئی محافظ نہیں تھا، نہ کوئی بھائی، وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو رشتوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا، ایک ایسی حقیقت جس نے میرے یقین کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بس سطور مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کی وہ مسکراہٹ مجھے خوبصورت نہیں بلکہ بھیانک لگ رہی تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی تاریک راز چھپا ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک بغاوت سی جاگ اٹھی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی طرف سے کھینچ لیا، جیسے اس کا چھونا بھی اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں خوف اور نفرت ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں،
क्योंकि ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं था, ये एक सच था जिसे छुपाना अब मेरे बस में नहीं रहा था। मैं इसकी तरफ देख रही थी और अब हर चीज साफ हो चुकी थी। इसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैंने फौरन झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। इसने एक लम्हे के लिए मुझे गहरी नजर से देखा और इसकी आंखों में एक ऐसी बेशर्म चमक थी जो मेरे दिल को चीर गई। वो नजर जैसे खामोशी से मुझे चैलेंज कर रही थी, जैसे वो जानता हो कि सच मेरे सामने आ चुका है, मगर फिर भी वो बेखौफ है, जैसे वो कहना चाहता हो कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा वजूद कांपने लगा। इसी लम्हे शामिर ने मेरी तरफ झुककर परेशानी से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? इसकी आवाज में खुलूस था, फिक्र थी, मगर मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। मेरी आंखें भर आई, आंसू बेख्तियार बहने लगे और मैंने अपने हाथ अपनी गोद में छुपा लिए, वही हाथ जिन्होंने इस दरिंदे के खिलाफ आखिरी मजामत की थी। हॉल में अब रुखसती का वक्त करीब आ चुका था। माहौल आहिस्ता आहिस्ता गमगीन होता जा रहा था। हर तरफ सुसुकियां, आंसू और जुदाई का दर्द था। हर दुल्हन की तरह मैं भी अपने वालिदैन से बिछड़ने पर रो रही थी, मगर मेरे आंसू सिर्फ रुखसती के नहीं थे। मेरे अंदर एक ऐसा राज, एक ऐसा सदमा था जो मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं अपने वालिदैन से लिपट कर रो रही थी, मगर मेरे दिल में एक और ही आग जल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इन्हें एक ऐसे शख्स के साए में छोड़कर जा रही हूँ जो किसी भी वक्त इनकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अब्बा जान मेरे सर पर हाथ फेरते हुए रो रहे थे और कह रहे थे, मेरी बच्ची आज हमें छोड़कर जा रही है, मगर फिक्र ना करना, तुम्हारा भाई है ना, वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। इनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट कर बिखर गया। अंदर ही अंदर एक चीख उभरी, अब्बा जान, जिसे आप अपना बेटा समझ रहे हैं, वो वही शख्स है जिसने मेरी इज्जत को रोनने की कोशिश की। मगर ये अल्फाज मेरे होठों तक आकर रुक गए। मैं सब कुछ बता देना चाहती थी, सच को इसी लम्हे बेनकाब करना चाहती थी, मगर एक और खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मुझे लगा अगर मैंने यहाँ इस लम्हे ये सच बोल दिया तो सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरा घर टूट जाएगा। मेरे वालिद की इज्जत, इनकी सारी जिंदगी की कमाई हुई साख, सब कुछ एक लम्हे में मिट्टी में मिल जाएगा और शायद कोई मेरी बात मानने के बजाय मुझे ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे। मैं खामोश रही, मगर इस खामोशी के अंदर एक तूफान पल रहा था और इसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया, मैं ये सच छुपाऊंगी नहीं, मगर इसे बेनकाब करने का वक्त मैं खुद चुनूंगी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब खामोशी मजीद बुज़दिली बन जाएगी। ये सच चाहे जितना भी कड़वा हो, इसे सामने आना ही होगा, मगर सही वक्त पर। इसी सोच के साथ मैं खामोशी से रुखसत हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो जुहैब मेरे वालिदैन के साथ खड़ा था। इसके चेहरे पर एक मसनवी उदासी थी। वो बार बार आंखें पोंछकर सबको दिखा रहा था कि इसे अपनी बहन के जाने का कितना दुख है। इसकी यह अदाकारी मेरे दिल में मजीद नफरत भर रही थी, मगर मैंने खुद को रोके रखा। रुखसती के तमाम मरहले मुकम्मल हुए और मैं भारी कदमों के साथ शामिर के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। दरवाजे बंद हुए। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलकर सड़क पर आ गई। अंदर एक गहरी खामोशी थी, जैसे दोनों अपने अपने ख्यालात में गुम हो। शामिर ने कुछ देर बाद नरमी से मेरा हाथ थामा। इसके लम्स में एक अजीब सा सुकून था, एक सच्चाई, एक खुलूस, जिसने मेरे अंदर के तूफान को लम्हा भर के लिए थाम लिया। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा। वो बेहद मुखल्लिस और साफ नजर आ रहा था। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये शख्स धोखा देने वालों में से नहीं है, बल्कि वो मेरा सहारा बन सकता है। मेरे दिल में एक नई हिम्मत जागी। मैंने सोचा, अगर आज भी मैं खामोश रही तो वो दरिंदा और बेखौफ हो जाएगा। वो न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे वालिदैन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी शादीशुदा जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। मुझे अपने सच के लिए खड़ा होना होगा, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस नई जिंदगी के लिए जिसकी बुनियाद झूठ पर नहीं रखी जा सकती। मैंने गहरी सांस ली, आंसू साफ किए और खुद को संभाला। फिर मैंने शामिर की तरफ देखा। इसकी आंखों में सीधी आंखें डालकर मजबूत मगर संजीदा लहजे में कहा, शामिर, प्लीज ड्राइवर से कहें गाड़ी साइड पर रोक दे, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसी बात जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरी आवाज की संजीदगी ने इसे चौंका दिया, मगर इसने कोई सवाल नहीं किया। इसने फौरन ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई और इसने ड्राइवर को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहा। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ हम दोनों थे और एक ऐसा सच
जो अब मजीद छुप नहीं सकता था। गाड़ी में खामोशी एक बोझ की तरह छाई हुई थी। बाहर के शोर और हुजूम की आवाजें जैसे मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। घड़ियों की टिक टिक, तेज सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सब सुनाई दे रही थी। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी जबान पर लगी हुई महार खोलूं और शामिर को सच बताऊं, सच जो हमारी नई जिंदगी को तबाही से बचा सकता है। मगर अब वो मजबूरी बन चुका था। शामिर ने मेरी तरफ गहरी तफ्शीशी नजर से देखा और नरमी से पूछा, तुम मुझे डरा रही हो? ऐसी क्या संगीन बात है जो तुम्हें इतना खौफज़दा और परेशान कर रही है? मैंने एक लंबी सांस ली, अपने दिल की भड़कती हुई आग को समेटा और बोलना शुरू किया। शामिर, जिस लड़की को आप इतनी इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने घर ले जा रहे हैं, वो पिछले 2 दिनों से शदीद दर्द और खौफ में मुब्तला रही है। मैंने रोते हुए इसे मेहंदी वाली रात का वो खौफज़दा वाकया सुनाया जब घर की तमाम रोशनियां अचानक बंद हो गई और किसी वहशी ने मेरे कमरे में घुसकर मेरी जिंदगी और इज्जत पर हमला किया। मैंने बताया कि किस तरह मैंने अपनी इज्जत और हया को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी। इसकी गिरफ्त से बचने के लिए मैंने अपनी दांतों से इसके बाजू पर गहरा जख्म लगा दिया। शामिर ये सब सुनकर खामोश था। इसके माथे पर सिलवटें उभर आई थी, आंखों में हैरत और सदमे की मिलीजुली कैफियत थी। मैंने अपनी बात जारी रखी, अपने आंसू को साफ करते हुए कहा, शामिर, मैं इस रात की बात से नहीं बल्कि इस हकीकत से डर रही थी कि वो शख्स अब तक किसी तरह मेरे करीब हो सकता है और यह खौफ मेरे वजूद को अंदर से खोद रहा है। गाड़ी में खामोशी और संजीदगी छाई हुई थी और शामिर की नजरें मेरी हर हरकत, हर लफ्ज पर जमी हुई थी, जैसे वो अंदर से हर जजायत को समझने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि रस्म रुखसती के वक्त जब रिज़्क ने मेरे सर पर दुआ देने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने देखा कि मेरे भाई ज़ुहैब की शेरवानी के आस्तीन के नीचे वही गहरा नीला और सुर्ख निशान वाज़ा तौर पर दिखाई दे रहा था जो मैंने इस अंधेरी रात में इसके बाजू पर अपने दफा के लिए छोड़ा था। ये मंजर देखते ही मेरी आवाज रुक गई, अल्फाज गले में फंस गए और मैं रोते हुए शामिल से बोली, ये सब जानने के बाद मेरे लिए घर में गुजारना आसान नहीं रहा, लेकिन मैं ये तमाशा किसी के सामने नहीं ला सकती क्योंकि मेरे वालिदैन की इज्जत और शायद जान भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने शामिल के दोनों हाथों में लेकर इसकी आंखों में देखा और संजीदगी से कहा, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनना किसी भी मर्द के लिए मुश्किल है और शायद कोई भी शौहर अपनी शादी की पहली रात ये सब सुनकर शक के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप समझें, अगर आपके दिल में मुझ पर जरा सा भी शक है या आप इस वाकये के बाद मुझसे दूर होना चाहते हैं तो मैं खुशी से आपका हर फैसला कबूल कर लूंगी। मैं आपके सामने कभी कोई शिकायत नहीं रखूंगी और जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने सांस लेते हुए जारी रखा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी झूठ या पर्दे के साए पर शुरू नहीं कर सकती। ये जमीन मुझे इजाजत नहीं दे रही कि मैं मुनाफिकात के साथ अपनी नई दुनिया बसाऊं। आपका पूरा हक है कि मेरे माजी की हकीकत से आगाह हूँ और ये फैसला करने का इख्तियार भी आपका है कि आप मुझे अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं या नहीं। शामिल खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। इसकी नजरों में रहम, समझदारी और सुकून झलक रहा था और इसकी आवाज भी धीमी लेकिन पुख्ता महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरी हर बात को दिल से समझ रहा हो। रेडियोसी की हालत में शामिल के चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत के बजाय एक मजबूत और पुख्ता वखार झलक रहा था। इसकी मुट्ठियां बंद थी, जबड़े सख्त थे, लेकिन इसने गहरी सांस लेकर अपने अंदर के जज्बात पर काबू पाया। फिर मोहब्बत और एहतराम के साथ इसने मेरे बहते हुए आंसुओं को अपने अंगूठे से आहिस्ता से साफ किया। इसने एक नरम मगर मजबूत और पुरवखार लहजे में कहा, तुम दुनिया की सबसे बहादुर और निडर शख्सियत हो। जो हालात तुम्हारे सामने आए, तुमने हिम्मत और हौसले से इनका मुकाबला किया और अपनी हिफाजत की। मैं तुम्हें किसी भी शक या खौफ की नजर से नहीं देखूंगा। तुम बिल्कुल शफाफ और पाकदामन हो और मैं तुम पर बेहद एतमाद करता हूँ। शामिल ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सच्चे शौहर का फर्ज ये नहीं कि वो अपनी बीवी पर शक करें, बल्कि यह है कि वो इसकी इज्जत की हिफाजत करें और हर कदम पर इसका सहारा बने। तुम्हारे सच बोलने और एतमाद करने मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और मकाम को मजीद बुलंद कर दिया है। तुम परेशान ना हो, हम इस वक्त और इसी लम्हे पे यकीन दिला सकते हैं कि कोई भी जालिम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लम्हा मेरे लिए सुकून और एतमाद का था।
جیسے تمام خوف اور شک تیرے ساتھ شامل کی موجودگی میں ختم ہو گیا ہو۔ یہ لمحہ جیسے وقت کے بھاؤ کو روک کر میرے لیے صرف سکون اور اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ شامل کی موجودگی میں جو شخص میں نے اپنی زندگی کا ساتھی سمجھا، میرے سارے خوف، تھکن اور پچھلے دنوں کے صدمے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کا بھروسہ اور محبت مجھے دنیا کی اور سب سے زیادہ محبوب عورت محسوس کروا رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ مجھے یہ یقین ہو رہا تھا کہ اب میری زندگی میں وہ سائے، وہ درندہ اور وہ خوفناک لمحے دوبارہ کبھی میری طرف نہیں آئیں گے۔ گاڑی کے اندر خاموشی کا یہ لمحہ بھی ایک خاص سکون لیے ہوئے تھا۔ شامل نے اپنے موجودگی اور ایک ہلکے ہاتھ کے لمس کے ذریعے مجھے یہ پیغام دے دیا کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آہستہ آہستہ شادی ہال کی طرف واپس لوٹے۔ راستے میں شہر کی روشنیوں اور سڑک کے شور کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سی اطمینان اور سکون تھا۔ ہال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ تقریب کے اختتام کے بعد زیادہ تر مہمان کھانا کھا کر واپس جا چکے ہیں اور اب صرف میرے قریبی رشتہ دار اور والدین باقی تھے۔ شامل میرے ساتھ قدم بہ قدم چل رہا تھا اور ہر بار جب اس کی آنکھیں میری طرف ملتی مجھے یہ یقین دلا دیتی کہ میں اپنے مستقبل کے لیے محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اس لمحے میں دل و دماغ میں ایک نئی روشنی سی جاگ گئی تھی۔ میں نے اپنے خوف، شک اور غم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور صرف اس یقین اور محبت کو محسوس کیا کہ اب میرا ہر دن، ہر لمحہ اور ہر خوشی شامل کے ساتھ محفوظ اور کامل رہے گی۔ یہ لمحہ نہ صرف میری شادی کے آغاز کی خوشی تھی بلکہ میرے لیے ایک نئی زندگی، ایک نئی امید اور ایک مستقل تحفظ کی علامت بھی تھا۔ شام میں گاڑی سڑک کے کنارے رکی اور شامل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی کے دروازے کے باہر نکالا اور سیدھا ہال کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں میں سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ جب ہمیں واپس آتے دیکھا، وہاں موجود اشرف کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھی اور خاموشی کا ایک سنجیدہ سا ماحول چھا گیا۔ میرے والدین کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خوف اور تشویش کے عالم میں کھڑے تھے اور میرے والد کانپتی ہوئی آواز میں بولے، یا شامل بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ واپس کیوں آئے؟ راستے میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ لیکن میں خاموش رہی کیونکہ اب بات کرنے کا حق شامل کا تھا۔ شامل نے اپنے والدین کو انتہائی عزت اور سکون کے ساتھ دیکھا اور کہا، بابا جان پریشان نہ ہو، میری اور معقول کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر میں کچھ ایسا ضروری معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراً واپس آنا پڑا تاکہ آپ کی آنکھوں پر پردہ نہ پڑے اور آپ سب حقیقت دیکھ سکیں۔ یہ کہتے ہوئے شامل نے مجھے سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھایا۔ گاڑی کے باہر کا منظر، لوگوں کی حیرت اور والدین کی تشویش، سب کچھ ایک ساتھ میرے سامنے تھا، لیکن شامل کی مضبوطی اور اعتماد نے مجھے سکون دیا۔ وہ سیدھا تیز قدموں سے زہیب کے پاس گیا جس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کا ملا جلا تاثر جھلک رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ زہیب کچھ کہتا یا سمجھ پاتا، شامل نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ یہ ایک ایسا موقف جس میں نہ صرف حفاظت اور اعتماد کی گواہی تھی بلکہ یہ ایک واضح اشارہ بھی تھا کہ وقت حقیقت کا سامنا کرنے کا آ گیا ہے۔ شامل نے زہیب کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھ لیا۔ زہیب کی آنکھوں میں پہلے جیسے غرور اور ڈھونس تھی، لیکن شامل کی سنجیدہ اور پر اعتماد موجودگی نے اسے فوری طور پر خاموش کر دیا۔ شامل نے دھیرے سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سامنے آئے۔ یہ جو اندھیری رات اور خوفناک واقعہ ہوا، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے ہم سب اپنے گھر کا حصہ سمجھتے تھے۔ میری آنکھوں میں ابھی بھی خوف اور بے چینی تھی، لیکن شامل کے الفاظ نے مجھے ایک اندرونی سکون دیا۔ زہیب کی حرکتیں رک گئی، اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے امتزاج کے آثار تھے۔ شامل نے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، معقول، تم نے جو بھی برداشت کیا، تمہاری ہمت اور قربانی ناقابل یقین ہے۔ اب تم آزاد ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار حقیقی طور پر محسوس کیا کہ وہ میرا محافظ ہے، میرا سچا ساتھی ہے، اور اب کوئی بھی اندھیری رات یا خوفناک لمحہ مجھے کبھی ڈرا نہیں سکتا۔ زہیب نے کبھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سچائی اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ شامل نے مجھے اپنے بازو میں لیا اور میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں فخر اور راحت کے آنسو تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے والدین کی عزت بھی محفوظ ہے۔ ہم نے اس دن کے بعد نہ صرف
اپنے خاندان میں سچائی کی بنیاد رکھی، بلکہ اپنے رشتے کی مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ وقت گزارا اور شادی کے بعد کی زندگی خوشیوں سے بھری رہی۔ شامر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہر لمحے میرا محافظ اور میرا سب سے مضبوط سہارا رہا، اور میں نے سیکھا کہ خوف کے باوجود سچائی، ہمت اور اعتماد ہر درد، ہر خوف کو شکست دے سکتے ہیں۔ آخرکار میری زندگی کا وہ سب سے اندھیرا اور خوفناک واقعہ مجھے ایک مضبوط، باہمت اور خوش انسانہ بنا گیا، اور میں ہمیشہ اس لمحے کو یاد رکھتی ہوں جب میں نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی ہمت اور سچائی سے کیا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس، ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔